नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां भारत सरकार के केंद्रीय विदेश और वस्त्र राज्य मंत्री पबना नापित पवित्रा मार्गरेटा ने सोमवार अभियान की सफलता का भी विश्लेषण किया गया। इस अवसर पर भगवानपुर और झबरेड़ा विधायक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। आरंभ किया था 2018 में जनवरी में परमादरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत का 112 ऐसे जिले हैं जो कंपैरेटिवली अंडर डेवलप्ड है। सो ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान था और मुझे बहुत खुश हो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके हरिद्वार में। ये जो 112 जिले हैं उनमें से पास होके इट विल बी बिकमिंग एन डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज द मिशन ऑफ दिस। नवंबर को इस सीट पर मतदान होना है और 23 नवंबर को इस मतदान का नतीजा भी आ जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शिवपाल आर्य ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के चुनाव प्रचार के लिए 11 दिन का केदारनाथ विधानसभा में प्रवास किया था। केदारनाथ सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल आर्य ने टीवी 24 के संवाददाता आदिल पाशा के साथ खास बातचीत भी की। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को 20 नवंबर को मतदान होना है। लंबा प्रवास केदारनाथ में रहा है और विश्वास भी बहुत है क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट जीत करके केदारनाथ में एंट्री की। तो कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, केदारनाथ घाटी को मैंने नजदीक से देखा है। वहाँ की पीड़ा को, वहाँ के दर्द को, वहाँ की समस्याओं के, वहाँ के अनसुलझे प्रश्नों को देखा है, करीब से देखा है। भयावह स्थिति है। विकास के नाम पर कहीं पर एक ईंट लगी है। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। से बड़ा प्रभाव थे घाटी उससे छुट्टी नहीं है और स्थापना के काम हुए हैं, पुनर्वास हुआ है। और दूसरी तरफ रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है केदारनाथ घाटी में। इस वर्ष जिस तरह से केदारनाथ यात्रा तीर्थ यात्रा आरंभ हुई और लोगों को उम्मीद थी कि हमारी रोजी रोटी का जरिया है और हमें इस वक्त हमें हमारे अपने परिवार को हम अच्छे ढंग से पाल पाएंगे। लेकिन देखो ना कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, जो कारोबारी हैं, जो छोटे डंडी कपड़ी वाले हैं, जो थोड़े कल्चर वाले हैं, नींबू पानी बेचने वाले हैं, जो आपके व्यवस्था की पंजीकरण के नाम पर यात्रा प्रभावित की गई और हजारों परिवार को जो रोजी रोटी की उम्मीद थी इन्होंने खत्म कर दी। और जो शिला है बाबा केदारनाथ, जो हमारे आस्था विश्वास है, जो हमारे प्राण है, उनकी जो हमारी भावनाएं जुड़ी, उसको शिला को बुराड़ी दिल्ली में ले जाकर नया मंदिर बनाने की नया मंदिर निर्माण की इन्होंने पहल की, शिलान्यास किया। इससे आहत है। नागपुर घाटी है, नागपुर में वहां पर हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना के लिए वानी हरीश राव जी के कार्यकाल में स्वीकृति हुई थी। आज वो अधूरा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है,
ITI कॉलेज नहीं है। विकास की जो अवधारणा राज्य की थी वो आज खत्म हो चुकी है। एक बेविशी दिखाई देती है, लाचारी दिखाई देती है और निश्चित रूप से केदारनाथ की महान जनता की भावनाओं के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया है और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ये चुनाव में केदारनाथ की जनता उनको माकूल जवाब देगी। सर, मैंने पहले भी कहा था इन प्रकार चाहते हैं धन बल का इस्तेमाल करेंगे, सरकारी करेंगे। वो कल प्रत्याशी मनोज रावत जी जाते हैं तो वहां पर शराब बरामद होती है। हमारी ने गाड़ी को घेर लिया होता है, वहां शराब बरामद होती है। उसके बाद FIR दर्ज होती है और उस गाड़ी को सीज किया जाता है और आज कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र भारत कांग्रेस का है। इतनी बड़ी विडंबना है। भाजपा ने एक पत्र भी जारी किया। मतलब कितनी बड़ा शर्मनाक बात है। क्या जनता नहीं समझ रही है कि जितना इस तरह से षड्यंत्र करेंगे, इतना झूठ बोलेंगे, जनता में और नफरत पड़ेगी और उसका परिणाम होगा कि भाजपा को परास्त करके ही केदारनाथ की महान जनता फैसला करेगी। क्या हैट्रिक इस बार कांग्रेस करने जा रही है विधानसभा उपचुनाव? स्वाभाविक सी बात है। हम लोग अहंकार में नहीं है, भाजपा अहंकार डूबी हुई है। तो हमें उम्मीद है कि केदारनाथ उपचुनाव में हमें वहाँ की महान जनता आशीर्वाद से वोट देगी और जीत की ओर हमें अग्रसर करेगी। सर, आखिरी सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। देहरादून में पिछले विगत दिनों में देखे एक दुखद हादसा हुआ है जिसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल निशान उन्होंने खड़े किया और अक्सर वो पुलिस को घेरे में लेते हैं। देखिए, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीनियर लीडर है, वरिष्ठ नेता भी, सांसद भी है और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं और वास्तव में सच्चाई है, उसमें सच्चाई है। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड विधानसभा नेता शेषपाल आर्य जी। उन्होंने साफ कहा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में इस बार कांग्रेस हैट्रिक लगाने जा रही है क्योंकि अभी दो विधानसभा उपचुनाव जिसमें मंगलौर और बद्रीनाथ कांग्रेस ने जीते हैं। वहीं मंगलौर के बारे में उनका साफ कहना है कि मंगलौर कांग्रेस भारी मतों से जीतने जा रही थी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदित्य पाशा, T24। वहीं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय 5वें देहरादून साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 20 से 23 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि 25 से ज्यादा इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। इस तरह के आयोजन से बच्चों को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नई नई रोचक जानकारी दी जाएगी। और इसी को लेकर TV24 के संवाददाता आदिल पाशा ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओमकार सिंह से भी बातचीत की। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से साइंस और टेक्नोलॉजी का एक फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, उसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस माने जो VC उन्होंने की है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ओमकार सिंह इस वक्त हैं। सर, ये आयोजन हो रहा है पूरे देश को एक मैसेज आना, तो क्या पूरा आयोजन किस तरीके का है? देखिए, जो 5th देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है, इसका आयोजन का ये 5वां संस्करण है जो कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में किया जा रहा है। और विश्वविद्यालय में 20 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक होने वाले इस आयोजन का उद्घाटन उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और इसके समापन में उत्तराखंड की जो स्पीकर महोदया हैं वो श्रीमती रितु खंडूरी जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगी। इन 4 दिवसों के अंदर लगभग 20 के आसपास विभिन्न तकनीकी और विज्ञान से जुड़े हुए कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसमें कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी के डिग्री स्तर के छात्र और स्कूलों के जो विज्ञान
के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों के प्रतिभाग किए जाने की संभावना है। इसमें 5 विशेष कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से हमारी ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव है, बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव है, मेडिकल टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव है, और भी जो हमारे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़े हुए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उनको भी अपने शोध प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने का अवसर विश्वविद्यालय और DISTF की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके सहयोग से दिया जाना निश्चित है। और इसमें पूरे आयोजन को एक महोत्सव का स्वरूप दिया गया है। इसमें 80 के आसपास विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए संस्थाओं और व्यक्तियों और संगठनों द्वारा स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि 4 दिनों के अंदर जो स्कूली छात्र और डिग्री स्तरीय छात्र छात्राएं प्रतिभाग करते हैं, उनको एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्सव की अभिभूति भी हो सके। क्या प्रदेश के बाहर के भी कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज आने की संभावना, क्या आपने उनको भी इन्वाइट किया? देखिए, हमारी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव है उसमें शोध पत्रों के प्रस्तुति के अंदर कुछ प्रदेश से बाहर की भी प्रस्तुतियां संभावित हैं, और जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव है उसमें प्रदेश के बाहर के कुछ विषय विशेषज्ञ, और भी जो हमारी ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव है उसमें भी प्रदेश के बाहर के कुछ विषय विशेषज्ञ प्रतिभाग करेंगे। आपके द्वारा जो कॉन्क्लेव हो जा रहा है, तो इससे बच्चों का जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में क्या फायदा, किस तरह की जानकारी, किस तरह की अवेयरनेस बच्चों को इसमें होने वाली है? देखिए, जो पूरा प्रयास है वो है कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसको साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ओरिएंट करना, क्योंकि ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो आपसी सामंजस्य है, इस सामंजस्य को सुदृढ़ करने के लिए यदि हम उसमें मानव संसाधन और उसके अनुरूप तैयार नहीं करेंगे, उनको उस तरफ उनका रुझान नहीं बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जितने प्रयास हैं वो सफल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का जो एक बेसिक मैंडेट है, जो टेक्निकल एजुकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का, उसमें हमें मदद मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का जो 4 दिवसीय आयोजन है विश्वविद्यालय के इतिहास में और देहरादून के इतिहास में इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कंट्रीब्यूशन के रूप में एक निश्चित योगदान दे सकेगा। अभी T24 से बात कर रहे थे उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर ओंकार सिंह गिरोह साहब, बताए इस तरह के आयोजन से जो फ्यूचर जो है बच्चों का, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के रूप में और ज़्यादा जानकारी उनको मिलेगी, और अवेयरनेस के प्रोग्राम इस तरह के जो ये चल रहे हैं वो लगातार चल रहे हैं। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल बादशाह, T20। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पत्र भेजकर नगद 2 करोड़ रुपए की गिरफ्तारी मांगी है। 5 दिन में पैसा नहीं देने पर परिवार के एक सदस्य को मारने की धमकी भी दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से यूट्यूबर को धमकी मिलने के बाद हल्द्वानी पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। ब्लॉक कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सौरभ जोशी जी द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया है। 2 करोड़ की मांग की गई है रुपयों की, न मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस द्वारा, हल्द्वानी पुलिस द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है एक्सटॉर्शन और जान से मारने की धमकी से संबंधित धाराओं में। और पुलिस ने CCTV भी खंगाले, कई और महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को लगे हैं। जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाए। सिलकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने स्थानीय डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि रोशनाबाद में यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस में शिकायत की है और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उनको बुलाया था डॉक्टर को, हम लेने गए थे रात के टाइम, तो डॉक्टर दवाई भर के ले गया था बैग में, जल्दी से उसको ले गए थे। और क्या नाम, दाई भी आ गई थी, तो उनको मना कराया कि बोतल मत चढ़ाना। तो उनको मना करने से बावजूद भी उन्होंने ये बोला कि हमारी जिम्मेदारी है। और डॉक्टर लड़ रहे थे और डॉक्टर ने भी लड़ रही थी कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें तो कुछ पता है क्या। और डॉक्टर ने उनको बोली तुम डॉक्टर हो, तुम्हें कुछ पता है, हम करेंगे ड्राइवरी इनकी। तो उन्होंने बोतल चढ़ा दी, बस यही मामला हुआ। फिर उसके बाद हम वो बिठा के लेके गए हॉस्पिटल में, चलने के लिए तैयार थी, डॉक्टर वहाँ पे था नहीं, फिर डॉक्टर निकल गया था। उनको बुलाया था डॉक्टर को, हम लेने गए। चमोली के गोचर में 72वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का निराकरण किया गया है। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक पहुंचे थे। वहीं इस अवसर पर शहीदों के परिजनों का भी सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि सैनिकों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। आज गौचर में 72वें राजकीय औद्योगिक और सांस्कृतिक मेला जो आयोजन किया गया है, इसके तहत 18 तारीख को एक्सिस रैली का भी आयोजन किया गया। इसका आयोजन 9 इंडिपेंडेंट माउंटेन ब्रिगेड ग्रुप जो जोशीमठ में है,
उनके तत्वाधान में और 6 कैनेडियंस जो रुद्रप्रयाग में हैं उन्होंने किया। आज के इस मेले में काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे गौरव सेनानी, हमारे वीर नारियाँ, विडो और उनके डिपेंडेंट्स हैं। तो ये मेला एक पूर्व सैनिकों के लिए एक तरह से उनका मिलन केंद्र है, जहाँ पे रीयूनियन होता है और लोगों में जज्बा और जोश इसमें एक बढ़ती देखने को मिलता है। वाकई है। रामनगर में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां गुड़गांव जा रही रोडवेज बस पेड़ से जा टकराई। हल्द्वानी के पास बस चालक को अचानक अटक पड़ गया, जिस वजह से बस के स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई और एक गड्ढे में जाकर गिर गई। घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में चालक सहित 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरे हाथ में कोहनी में चोट लगी है, थोड़ा सा चाट आ गया रखा। अब रामनगर से गुड़गांव के लिए जा रहा था, अभी करीब 11 बजे का टाइम होगा। तो रास्ते में काशी पहुंचने वाली थी गाड़ी जैसे काशी पहुंचने के लिए जा रही थी, तो साइड से बस नीचे गई थी और टायर को तोड़े पड़ा और बस नीचे उतर गई पूरी गाड़ी। सर, एक्सीडेंट हुआ है हल्द्वानी के पास लगभग 11:30 बजे। पेशेंट है लगभग 12 बजे यहाँ पहुंचे हैं पेशेंट। ठीक, 2 पेशेंट जिसमें ड्राइवर है और एक पैसेंजर है। ठीक, जो पैसेंजर है उसके तो कोई ज्यादा गंभीर चोट नहीं है, सिर्फ ड्राइवर को है, वो भी बीपी बढ़ने की वजह से दिक्कत हुई है उनको। देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया, जिसमें उन्होंने केदारनाथ में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव पर पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी केदारनाथ में विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार केदारनाथ को बदनाम करने की और सनातन विरोधी साजिश रच रही है। केदारनाथ विधानसभा को विकसित किया और 2014 से पहले जिन परिस्थितियों में उस विधानसभा को और उस क्षेत्र को छोड़ा गया था, वो सब आप लोगों ने देखा है। पर आज अगर भगवान केदार के दर्शनों के लिए या चारधाम यात्रा के लिए देश और दुनिया से सनातन धर्मी लोग आध्यात्म को स्वीकार करते हुए दर्शन के लिए आ रहे हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर क्वारब के पास पहाड़ियां दरकने से लगातार तीसरे दिन सड़क मार्ग बंद रहा। सड़क पर मलबा गिरने की सिलसिला लगातार जारी है, जिससे कि यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ियां टूटने के वीडियो भी लगातार सामने आ रहे हैं। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें भी तैनात की गई हैं और अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोजन ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि यातायात जल्द बहाल नहीं हुआ तो कांग्रेस इस पर आंदोलन भी करेगी। आज बड़ा दुर्भाग्य है, आज अल्मोड़ा खैरना की जो रोड है इसे बंद हुए आज तीसरा दिन है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और यहाँ के अल्मोड़ा के जिला प्रशासन के द्वारा एनएच के अधिकारियों के द्वारा अभी तक जो है उस रोड को नहीं खोला गया है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आज शादी का सीजन है और अल्मोड़ा का जितना व्यवसाय है वो बिल्कुल ठप होने की स्थिति में हो गया है और हम जिला प्रशासन के द्वारा भी बिल्कुल उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और अभी बहुत ही धीमी गति से वहाँ पर कार्य चल रहा है, जबकि वहाँ पर पुकलेट भी खड़ी है, उसका भी उपयोग वहाँ पर नहीं किया जा रहा है। केवल एक जेसीबी मशीन से मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है, जो अभी तक नाकाफी हो रहा है। इधर उधम सिंह नगर में पुलिस लगातार अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में जशपुर पुलिस ने करीब 10 ग्राम स्मैक के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोतवाल जगदीश जगरियाल ने बताया कि जशपुर क्षेत्र में लगातार स्मैक की शिकायत मिल रही है, इसकी लगातार कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों टीचर को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि अवैध कामों में शामिल था। वहीं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जशपुर क्षेत्र में लगातार जो है इसमें किसी का था कि यहाँ जो नई पीढ़ी है वो इसमें पी रहे हैं और लोग पिला रहे हैं, तो इसी के कार्यक्रम में हमारे जो पुलिस टीम ने जो है कल जो है 4 बजे के बाद से एक जो पिंटू है साथ हिस्ट्री शीटर भी है जो लोगों को अपने घर में बैठा के इसमें पिलाता है, उन सभी को जो है
गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की गई है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हल्द्वानी शहर के पौष इलाके में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर पुलिस ने रविवार को भंडाफोड़ किया। छापेमारी में सरगना और दलाल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक हीरानगर क्षेत्र में लंबे समय से देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिस पर बीते रविवार को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल का प्रभारी मंजू ज्वाला टीम के साथ प्रगति मार्केट हीरानगर में स्थित एक आवासीय परिसर में छापा मारकर उन्होंने मामले का पर्दाफाश किया। हीरानगर थाना हल्द्वानी क्षेत्र अंतर्गत एक अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल द्वारा रेड की गई, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुषों को अरेस्ट किया गया है और इनके खिलाफ थाना हल्द्वानी में एफआईआर पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। खबरों के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर सप्ताह चल रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर विश्व धरोहर सप्ताह चलाया जा रहा है। 19 से 25 नवंबर तक चलेगा विश्व धरोहर सप्ताह। पहले दिन दर्शकों के लिए खास तोहफा। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर फ्री एंट्री दी जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में स्मारकों और संग्रहालयों में मंगलवार को निःशुल्क प्रवेश रहेगा। विश्व धरोहर सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुरातत्व आयुक्त ने इस बात की जानकारी दी है कि मंगलवार को जितने भी मध्य प्रदेश में स्मारक है उन सब में एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगी। 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और इसी के चलते मंगलवार को जितने भी स्मारक भवन या आदि पर्यटन स्थल है वहां पर एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगी। पहले दिन दर्शकों को खास तोहफा दिया जा रहा है। खैर, न्यूज अपडेट की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।